वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। मैं श्रुति सिंह। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 9 चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है क्योंकि चैप्टर लंबा था। पिछले वीडियो में मैंने इसका पहला पार्ट बनाया था, फर्स्ट पार्ट बनाया था। आज जो है सेकंड पार्ट है। तो हम आगे देखते हैं कि आगे का पॉइंट क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो समाज में कुरीति फैली हुई थी, जैसे कि सती प्रथा को लेकर या फिर विधवा विवाह संबंधित हुआ, जातिगत भेदभाव था, बंधन था, जातिगत जो फ़र्क था, स्त्री पुरुष में जो फ़र्क था, तो कई तरह की कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी। इसे दूर करने के लिए जो समाज सुधारक हैं, बहुत से ऐसे समाज सुधारक जो आगे आते हैं, उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। इसी में आते हैं जैसे राजा राम मोहन राय, ताराबाई शिंदे हो गई, मुमताज़ अली हो गई या फिर पंडिता रमाबाई हो गई। तो ये जो है अपना सहयोग प्रदान करती हैं। अब आज का जो पॉइंट है वो हम देखते हैं जाति और समाज सुधार। यहाँ हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। फिर हम आगे देखते हैं 1840 में। 1840 में क्या हुआ कि मुंबई में परमहंस मंडली का गठन किया गया था और इन सुधारकों और सुधार संगठन के सदस्यों में से बहुत से ऐसे लोग थे जो कि ऊंची जाति के थे। फिर हम देखते हैं कि 19वीं सदी में क्या हुआ। 19वीं सदी में जो ईसाई प्रचारक थे वो आदिवासी समुदाय के लिए, निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। अब जब इन बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगा तो बच्चों की जो ज़िंदगी है वो बदलने लगी, उनका जो दुनिया है वो बदलने लगा और वो अपना रास्ता ढूंढने लगे थे। उसी तरह से हम देखते हैं कि जूते कौन बना सकता है। तो जूते कौन बनाते थे? तो मदिरा समुदाय के लोग। ये जो है 19वीं सदी में आंध्र प्रदेश में जो मदिरा समुदाय के लोग थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अछूत जाति रही थी। और इनका काम क्या था? वे क्या करते थे कि पशुओं के शवों को साफ करते थे, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ बनाने में ये माहिर थे। फिर हम देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर, ये जो है दलित आंदोलन के जो नेता थे, कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। अब हम इन्हीं से संबंधित देखते हैं कि कक्षा में जगह नहीं, ये अलग एक पॉइंट है। इसे हम देखते हैं कि मुंबई में प्रेसिडेंसी 1829 ईस्वी में क्या हुआ था कि यहाँ पर अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। यानी कि मुंबई में प्रेसिडेंसी में 1829 में सरकारी स्कूल में इन लोगों को जाने का इलाव नहीं था, मतलब अधिकार नहीं था। और जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो इन्हें कक्षा से बाहर कर दिया गया और बरामदे में बैठा दिया गया और कहा गया कि बरामदे में बैठकर ही वो सबक सुने, जो पढ़ाई हो रही है उसे वो सुने, ताकि जो कमरे में बैठे हुए हैं बच्चे वो दूषित न हो जाए, दूषित न कर सके। जहाँ ऊंची जाति के लड़कों का पढ़ाया जाता है। यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से जो अछूत हैं जाति के, उन बच्चों को स्कूल में जाने का अलाउ नहीं था। और फिर जब कोई बच्चे इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इनके जो पिता हैं, इनके जो गार्जियन हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, तो उस बच्चे को रूम से, कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि समानता और न्याय की मांग। इसके पहले हमें देखते हैं कि दुबला मजदूर। ये दुबला मजदूर क्या थे? तो ये जो है सवर्ण जाति, ये जो जमींदार जो हैं उनके पास मजदूरी करते हैं और उनके खेत संभालते हैं और जमींदार के घर आंगन के तमाम जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करते हैं। तो दुबला मजदूर जो थे वो क्या काम करते थे? जमींदार के खेत का देखभाल करते हैं, उनके हर छोटे छोटे कामों में सहयोग प्रदान करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब इस तरह का माहौल बन रहा था तो अब लोगों में ये भावना आ गई कि किस तरह से एक दुबला मजदूर हो गए या फिर किसी भी जो अछूत जाति के बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं सबके साथ, ऊंची जाति के साथ। तो अब लोगों में ये भावना आ गई कि समानता होना चाहिए, न्याय की मांग करने लगे थे। तो 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में अब क्या हुआ कि गैर ब्राह्मण जाति,
अब ये जो थे इनके भीतर ये भावना आ गई कि जातीय जो भेदभाव है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, और वो क्या करते हैं कि सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो ये कौन शुरू करते हैं? गैर ब्राह्मण जाति के लोग। फिर आगे हम देखते हैं सतनामी आंदोलन। ये सतनामी आंदोलन क्या था? तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन शुरू होता है और इसके जो नेता कौन थे? घासीदास थे। इसके नेता कौन थे? घासीदास। ये जो है ये क्या करते हैं कि चमड़े का काम करने वालों को संगठित करते हैं। आगे फिर हम देखते हैं क्या? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। तो मतुआ पंथ के जो थे वो चांडाल, हरिदास ठाकुर मतुआ पंथ के चांडाल काश्तकारों के बीच काम किए थे। अब देखते हैं ये केरल क्या है। ये केरल क्या है? तो हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज हम क्या कहते हैं? केरल कहते हैं। अब एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ये भी हैं जो लोगों में एकता प्रस्तुत करना चाहते हैं, लोगों में एकता स्थापित करना चाहते हैं, और ये भी जातिगत जो भिन्नता थी उसके आधार पर लोगों में जो भेदभाव था उसका ये विरोध कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे विरोध? श्री नारायण गुरु। और ये जो थे एझावा जाति के थे। उनका मानना था कि उनके अनुसार क्या था? उनका कहना था कि मानवता, सभी जो मानव है एक ही जाति के हैं, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, न कोई ऊंच जाति के हैं न कोई निम्न जाति के हैं, सभी एक समान है। और इनका महत्वपूर्ण कथन क्या था कि ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, यानी कि मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होता है। फिर हम आगे देखते हैं गुलामगिरी। ज्योतिबा राय फुले जो थे वो जो निम्न जाति के जो नेता थे उनमें इन सबसे ज़्यादा मुखर नेताओं में से इन्हें एक माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1827 में हुआ था। तो ज्योतिबा राय फुले का जन्म कब हुआ था? 1827 ईस्वी में हुआ था। इनका तर्क था कि ये कहते थे, इनका मानना था कि आर्य जो है वो विदेशी हैं जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए हैं। उन्होंने इस मिट्टी के असली जो वारिस हैं, आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे जो मूल निवासी हैं, ये उन्हें हराकर गुलाम बना दिया है। आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। और साथ ही साथ इनका ये कहना था कि उनके अनुसार कहा जाता है कि ये जो है किसी भी ऊंची जातियों की उनके ज़मीन पर, सत्ता पर कोई भी अधिकार नहीं है, और ये धरती जो है यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति लोगों की है। मतलब कि ये जो है निम्न जाति की है, ऊंचे लोग जो है उनका इस धरती पर कोई अधिकार नहीं है। ये किसका कहना था? तो फूले का कहना था। 1873 ईस्वी में फूले ने गुलामगिरी के नाम से एक किताब लिखी थी। तो कब लिखा गया था? 1873 में ये लिखा गया था, और गैर बराबरी पर ये विशेष रूप से जोर दिए थे। फिर हम देखते हैं आगे चलकर। अच्छा, ये जो गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी गई थी, तो इससे पहले अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था, और इसके बाद वहाँ जो दास प्रथा था वो समाप्त कर दिया गया था। ज्योतिबा राय फुले जो थे वो उच्च जाति के महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण जो हालात थे उसके बारे में बहुत चिंतित रहते थे। और उनका एक ही मकसद था कि जो जाति व्यवस्था है, जाति में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जब आंदोलन शुरू किया गया तो देखते हैं कि 20वीं सदी में पश्चिमी भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में वी रामास्वामी नायकर ने महान दलित नेताओं के नेतृत्व में ये आंदोलन चलता रहा था। अगला पॉइंट है मंदिर में कौन जा सकता है। तो भीमराव अंबेडकर जो थे एक महार जाति के थे, वो महार जाति के परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से उन्होंने इस बात को बहुत ही नज़दीक से देखा था। रोज़ाना उनकी ज़िंदगी में जो जातीय भेदभाव था, पूर्वाग्रह था, उनके साथ ये घटना घटते रहती थी। स्कूल में जब वे कक्षा के बाहर ज़मीन पर उन्हें बैठना पड़ता था और वे सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नल को
फिर किसी भी जो सवर्ण जाति के जो बच्चे हैं जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे ये यूज़ नहीं कर सकते थे, उपयोग नहीं कर सकते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ से ये जो अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर, 1919 ईस्वी में लौट कर आते हैं। फिर ये 1927 ईस्वी में अंबेडकर मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू करते हैं और इस आंदोलन में महार जाति के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी संख्या में इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और जब ये आंदोलन शुरू हो जाता है तो जो ब्राह्मण पुजारी थे वो इस बात से बहुत आग बबूला हो गए, नाराज़ हो गए कि दलित भी हैं जो कि मंदिर में के जो जलाशय हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि 1927 और 1935 के बीच अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर, मंदिर के प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। अगला है पॉइंट, गैर ब्राह्मण आंदोलन। गैर ब्राह्मण आंदोलन जो शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया था? तो 20वीं सदी में। अब है क्या? ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। ये जो है सन्यासी थे। तो ये क्या थे? ये सन्यासी थे और ये संस्कृत शास्त्रों के बहुत अच्छी तरह से ये अध्ययन किए थे। बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस के सदस्य बन गए और उन्होंने राष्ट्रवादी नेताओं को आयोजित किया गया एक दावत में गए थे। वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया था, अलग अलग व्यवस्था किया गया था। वो हताश रह गए। ऊंची जाति के लिए अलग व्यवस्था थी, नीची जाति के लिए अलग व्यवस्था, खाने के लिए भी जो व्यवस्था किया गया था वो अलग अलग हिसाब से की जाति के हिसाब से किया गया था। बैठने के लिए भी अलग इंतजाम किया गया था। तो पेरियार को ये समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा और इसी कारण उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। अब जो पेरियार जो थे, ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। वो मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। तो इनका कहने का तात्पर्य ये था कि सभी महिलाओं पर अपना अधिकार जमाने के लिए पुरुष और ब्राह्मण जो है नीची जाति पर अपना अधिकार जमाने के लिए ये पुराणों का, इस ग्रंथ का सहारा लेते हैं। ब्रह्मो समाज। तो ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 ईस्वी में किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना 1830 ईस्वी में किया गया था और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। इस संस्था में क्या था कि मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध इसमें विरुद्ध थी और इसके जो अनुयायी थे उपनिषदों में विश्वास रखते थे। आगे देखते हैं डेरोजियो और एवं यंग बंगाल। ये जो है 1820 ईस्वी में ये जो किया गया था, 1820 ईस्वी में किया गया था और हेनरी लुई जो विवियन डेरोजियो थी, ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे और इनके जो विद्यार्थी थे वो इनके द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया गया था। फिर आगे हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। तो रामकृष्ण मिशन जो रखा गया था वो किसके नाम पर? तो विवेकानंद के गुरु थे जिनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। इनके नाम पर रखा गया था। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो क्या था? वो नरेंद्र दत्त के नाम से जाने जाते थे। वो रामकृष्ण की सरल शिक्षा और अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया था। 1893 ईस्वी में क्या हुआ कि शिकागो में
1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण होता है। स्वामी विवेकानंद का कहना था, उनका कहना था कि अगर समाज में, विश्व में बदलाव लाना है तो इसके लिए समाज के सभी लोगों को एकजुट होना होगा। जन समूह की जो दशा है उन्हें उन्नत करने के लिए सभी को एक साथ होना होगा। आगे हम देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो हुआ था 1867 में, कहाँ हुआ था? तो मुंबई में स्थापित किया गया था। इसे भी जो प्रार्थना समाज था ये भी जातीय बंधनों को खत्म करने पर बाल विवाह के उन्मूलन के लिए पूरा प्रयास किया गया था। इसके द्वारा प्रार्थना समाज ने महिलाओं को शिक्षित करना, इसके लिए प्रोत्साहित किया गया। विधवा विवाह पर लगी जो पाबंदी थी उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाया गया था। फिर आगे हम देखते हैं वेद समाज। वेद समाज जो है 1864 ईस्वी में स्थापना किया गया था। ये कहाँ किया गया था? तो मद्रास, चेन्नई। वेद समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज में भी जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए, विधवा विवाह तथा महिला की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया गया था। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे प्रार्थना समाज के विषय में हम पढ़ते हैं, वेद समाज के विषय में पढ़ते हैं, ब्रह्म समाज के विषय में, ये जो भी संस्था जो स्थापित किया गया था, जो भी समाज की स्थापना किया गया था, तो सभी का एक ही उद्देश्य था, महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार मिले, महिलाओं को समानता मिले। विधवा विवाह के विरोध में जो कानून किया गया था उसको दूर किया जाए और फिर सती प्रथा का जो प्रथा था उसे भी दूर किया जाए। आगे हम देखते हैं कि जो वेद समाज था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन जो है 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को जल्द ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और ये जो खोला गया था, किसके द्वारा खोला गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ये सैयद अहमद खां के द्वारा खोला गया था। कहाँ खोला गया? तो ये अलीगढ़ में खोला गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर क्या था कि मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। आगे हम देखते हैं सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन का जो गठन किया गया था, संगठन जो ये था, ये सिंह सभाओं की स्थापना जो की गई थी 1873 में अमृतसर में और बाद में 1879 ईस्वी में लाहौर में ये किया गया था। इसके द्वारा हुआ क्या कि इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे गैर सिख समझती थी उसे मुक्त करने का पूरा प्रयास किया गया था। फिर हम देखते हैं अन्यंत्र। ये क्या था? इसका अर्थ क्या होता है अन्यंत्र का? तो हम देखते हैं कि ये सब जो घटनाएं घट रही थी हमारे समाज में, जातिगत जो भेदभाव था, सती प्रथा, विधवा विवाह, महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं, महिलाओं को समानता नहीं, ये सब जो घटना घट रही थी, तो उसी समय किसी और क्षेत्र में कहीं और भी कुछ घटना घट रही थी जो हम देखते हैं, उसे ही अन्यंत्र कहा जाता है। जैसे देखते हैं काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? 17वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने वो क्या किए कि गुलाम का व्यापार शुरू कर दिए। गुलामों का व्यापार जब शुरू कर दिए तो वे अफ्रीका के काले लोग को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे। ये क्या करते थे? जो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी ये गुलाम का व्यापार शुरू कर दिए और वहाँ से अफ्रीका से लाते थे, अमेरिका में पकड़कर ले जाते थे। अब ये जो गोरे जो बागान मालिक थे ये उनको बेच दिया जाता था और इनसे कपास का या फिर अन्य जो बागान में काम करना होता था उनसे करवाया जाता था। इनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था और अगर कोई सही ढंग से काम न करे तो इनके मालिक जो होते थे उन्हें सज़ा देते थे, कोरों से पीटते थे और तरह तरह की इन्हें यातनाएं दी जाती थी।
ये देखा गया फिर 1776 में कि अमेरिका क्रांति के भावनाओं को हवाला देते हुए आह्वान किया गया कि अमेरिका वासियों अपने घोषणा पत्र को देखो, ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो लोग दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वो लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक है। वे लोगों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश न हो। सॉरी, यहाँ पर नाश है। यहाँ पर नाश है। फिर हम देखते हैं कि गुलामों की जो बिक्री होती थी वो कहाँ होती थी, तो दक्षिणी कैरोलिना में गुलामों की बिक्री मतलब गुलामों का व्यापार वहाँ होता था। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।